नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी और आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह जी हैं। आप 2 बार सांसद रह चुके हैं। आज हम इनसे राजनीति और तमाम ऐसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। विजय बहादुर सर, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाह रहे थे कि आपसे हम किस रूप में बात करें, एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में या नेता के रूप में? एक वरिष्ठ अधिवक्ता और एक वरिष्ठ नागरिक के रूप में। नेता के रूप में नहीं। चलिए सर, मेरा एक अधिवक्ता का मैं क्लास पहले क्षेत्र चालू करना चाह रहा था। सर, आप एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। आप बताइए कि जो शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्या आपको लगता है कि ऐसे ट्रिब्यूनल की ज़रूरत थी, जबकि हाई कोर्ट में दोनों बेंच में, चाहे इलाहाबाद बेंच हो चाहे लखनऊ बेंच हो, इतनी केसें पेंडिंग है, कैसे एक संभाल पाएंगे? देखिए, किसी समस्या को समझने के लिए उसका इतिहास समझना पड़ता है जी। ट्राइब्यूनल की गठन इसलिए हुई कि जब अदालतें निष्पक्ष न्याय के साथ साथ शीघ्र और टाइमली जजमेंट नहीं दे पाती तो ट्राइब्यूनल की जरूरत गठन की व्यवस्था हुई। ट्राइब्यूनल वो संस्था है जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के में माहिर होंगी और धीरे धीरे वो कॉम्पिटेंट होगी और उससे न्याय में स्पीड और गति आएगी। इसीलिए देखिए, इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल हो गया, कस्टम ट्राइब्यूनल हो गया। मतलब अगर पूछा जाए तो आज के भारतवर्ष में 100 से ऊपर ट्राइब्यूनल्स काम कर रही हैं और कुछ तो बहुत ही अच्छी। कुछ ट्रिब्यूनल तो बंद भी हो चुकी है। वो तो इसलिए बंद थी, वो निरर्थक थी, लेकिन ऐसी कोई। तो आपको क्या लगता है, ये शिक्षा पर जो ट्रिब्यूनल बना है ये सही है? एक हाई कोर्ट का जो जज बहुत सही है। देखिए, हाई कोर्ट में ट्रिब्यूनल एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप हो जाती है। जैसे ENT, आँख कान और नाक का डॉक्टर अलग होगा, वो पूरे शरीर का डॉक्टर नहीं होगा जी। तो ट्रिब्यूनल तो बनाना बहुत ही अच्छा है। इसमें नागरिक को भी फायदा है। इसमें जो 9 सदस्य हैं जी, इसमें जो एक तो पहला जो अध्यक्ष होगा वो हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज होगा। जी हाँ। 2 साल का ही उनका टर्म होगा। उसके अलावा जो और सदस्य होंगे वो अन्य वर्ग से भी आ सकते हैं। IAS अधिकारी भी रिटायर हो सकते हैं और सब हो सकते हैं, फिर वो भी अध्यक्ष बन सकते हैं। 2 साल का इतना कम टर्नओवर होता है और कोई अकाउंटेबिलिटी होती नहीं, कितने समय में मामला हल ही कर दिया जाएगा। मेरे 2 सवाल है इस पर। जब ब्यूरोक्रेट आएगा, अध्यक्ष बनेगा, तो क्या वो सरकार के साथ नहीं मिलकर काम करेगा? देखिए, ट्राइब्यूनल में जो मैटर आते हैं वो उतने गंभीर और इतने गहन नहीं हैं कि जिसको आप उस स्लाइड पे जाएं। जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, तो उसमें पोस्टमैन से लेकर के जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, चाहे पोस्ट ऑफिस का पोस्टमैन हो तो पोस्ट मास्टर जनरल तक वहां जा सकता है। तो वो एक सरकारी नौकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्वर हैं, उसका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हो गया। उसी तरह स्टेट का ट्रिब्यूनल है कि लेखपाल और पटवारी से लेकर के ADM और डिस्ट्रिक्ट ADM तक जो IAS में नहीं है उसका सेंट्रल ट्रिब्यूनल है। अब ये आपने कहा कि 2 साल, ये आपकी बात सही है, ये विचारणीय है कि 2 साल समय कम है, लेकिन उसको तो बढ़ाया जा सकता है। लेकिन गठन में ये बहुत ही अच्छा स्टेप है ये गठन में। चलिए सर, आप इसका समर्थन करते हैं शिक्षा प्राधिकरण का, फिर आज हाई कोर्ट के अधिवक्ता इतने आंदोलित क्यों? आंदोलन अवस्था जो हाई कोर्ट वालों का कहना ये है कि अगर न्याय की प्रिंसिपल सीट इलाहाबाद में है तो ट्राइब्यूनल का गठन ऐसा हो कि अगर ट्राइब्यूनल कोई फैसला करे तो आप तुरंत इलाहाबाद में आ जाएं। लेकिन अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट है और ट्राइब्यूनल कर दो आप सहारनपुर में, तो मिसमैच हो जाता है। इसलिए उत्तर नहीं, ये तो सर एक मद्रास हाई कोर्ट में कोई एक फैसला आया हुआ था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि ट्रिब्यूनल का जो मुख्यालय होगा वो वहीं हो सकता है जहां प्रधान पीठ हो। नहीं, वो ऐसा कोई 100% बाइंडिंग नहीं है, ये कहना हमारे ख्याल से गलत है। लेकिन ट्रिब्यूनल अगर हाई कोर्ट के पास है तो सबको, मतलब
प्लेंटी बातकारी को भी फायदा है, अदालत को भी कन्वीनियंट है और जनरल पब्लिक। अच्छा सर, ये बताइए, जब अधिवक्ता इतना आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और इलाहाबाद या प्रयागराज के गौरव की भी बात है, एक मैं प्रयागराज की नहीं पूरे प्रदेश की समस्या को लेकर देखता हूँ, आखिर सरकार इतना उदासीन क्यों है? आखिर सरकार को इस पर विचार क्यों नहीं करना चाहिए? एक बार सरकार ने जो है बुला के वायदा किया था और फिर उस पर पलट गई। आपको लगता है कि सरकार ये तो सरकार से प्रश्न करिए कि सरकार क्यों कर रही है, सरकार क्यों नहीं प्राथमिकता दे रही है। लेकिन अगर सरकार ने ट्रिब्यूनल का गठन, इलाहाबाद में भी न्यायालय है, यस सर, और लखनऊ न्यायालय लखनऊ में भी है जी, दोनों जगह ट्रिब्यूनल खोलने में सरकार को कोई ऐसी आपत्ति दोनों जगह है, लेकिन मुख्यालय उन्होंने लखनऊ में डाला। 3 दिन जो है अधिकारी लखनऊ में बैठेंगे, 2 दिन जो है वो यहाँ बैठेंगे। ये जो है इन्होंने नए नियम में किया हुआ है। और लखनऊ बेंच का कहना है कि अमलगम एक्ट के बाद जब हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट में विलय हुआ, या कह लीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट से जोड़ा गया अवध कोर्ट, आप अवध को, तो हम पहले से ही कोर्ट थे, तो पहले वो अपने को ही प्रधान बेंच मानते हैं। आपको लगता है कि सही है? नहीं, वो तो दूसरी चीज़ है। वो नसीरुद्दीन उनके केस के बाद मैटर हुई, लेकिन उसका इससे कोई विशेष कानूनी ताल्लुक ज़्यादा नहीं है। जी। अच्छा सर, आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आज मैं अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। अधिवक्ताओं की सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूँ। सुरक्षा का मतलब आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा। तमाम ऐसे अधिवक्ता होते हैं जो मतलब कि कह लीजिए कि उनके ऊपर हमेशा आए दिन कुछ न कुछ केस होते रहते हैं, या तमाम ऐसे अधिवक्ता होते हैं जो पूरा कमाई नहीं कर पाते हैं, कह लीजिए परिवार नहीं चला पाते हैं। इनकी आर्थिक सुरक्षा के लिए जो है सरकारों को ध्यान नहीं देना चाहिए? नहीं, वो तो फिर आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि जो भी भारत में जन्म लेगा उसके जन्म से लेकर के मृत्यु तक की पूरी देखभाली, पूरा लुक आफ्टर भारत सरकार करेगी। लेकिन उसी में एक क्लास शुरू कर देना बहुत ही उचित नहीं है। सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, चाहे वकील की नहीं, क्योंकि दुकानदार की नहीं। जिस तरीके से अधिवक्ताओं का अपना अलग से बिजनेस है, एडवोकेट एक बिजनेस के अंतर्गत आ जाता है। नहीं, तो आपको बता दें, ये जो वकालत का काम है ये व्यापार नहीं है, बिजनेस नहीं है। ITR तो देते हैं सब, बिजनेस नहीं है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट में कई जजमेंट है। ये प्रोफेशन है। हाँ? जैसे डॉक्टर जब दवा देता है तो व्यापार नहीं है। ये इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का मेन अकाउंट मोटिव नहीं है, एक किस्म से सेवा है। तो इसलिए वो बिजनेस तो नहीं कहा जाएगा। चलिए ठीक है सर। सर, एक चीज़ अक्सर देखने को आती है, जो समाज में लोग उठाते हैं आवाज़, कि जजों की नियुक्ति में भेदभाव होता है और जज के ही घर के लोग जज बनते हैं। इसके लिए न्यायिक सेवा नियुक्ति आयोग भी बना था, जिसको जो है रद्द कर दिया गया। आखिर आपको नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा है, योग्य लोग जज नहीं बन पाते हैं? इस समय भारतवर्ष में या पूरे संसार में जो जजेस का अपॉइंटमेंट होता है उसमें जो प्रोसेस है उससे कोई बेहतरीन प्रोसेस अभी तक तो नहीं आया भारत की अपेक्षा। भारत को अतः, और भारत में जो जज जब से भारत का संविधान हुआ 1950 से जी, अभी तक इसमें कोई उस तरह की गड़बड़ी नहीं आई है। और भारत की जो न्याय व्यवस्था है, मैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते पहले भी मैंने हर कम से कम पूरे वर्ल्ड में हम गए हैं, इससे कोई बढ़िया न्याय व्यवस्था नहीं। यहाँ भारत में रात को 2-2 बजे रात तक अदालतें खुली हैं और न्याय दिया गया है, छोटे छोटे लोगों को पहुँचाई गई है। तो भारत की न्याय व्यवस्था में अगर कोई उंगली उठाता है तो उसके समझ की कमी है, उसकी असंतोष का कारण कोई और है और उसको फ्रस्ट्रेशन कहीं और निकालना है। अच्छा सर, एक चीज़ बताइए, आप तो महाधिवक्ता रहे हैं। महाधिवक्ता प्रदेश सरकार की तरफ से जो है सलाह देता है, इसमें सर आप ये बताइए, कभी कभी होता क्या है जिसकी सत्ता, देखिए प्रजातंत्र प्रणाली में जी जो महाधिवक्ता होता है, जिसको इंग्लिश में एडवोकेट जनरल होता है, एक संवैधानिक पद है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पद है उसकी गरिमा है, उसकी ड्यूटीज हैं, बिल्कुल और उसके राइट्स हैं, और उसी में निष्पादन होता है। सर, मैं वही राइट्स और ड्यूटी के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एक पूर्व महाधिवक्ता से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि
सरकार प्रभावित करती है, मतलब सरकार जो चाहती है कि उसके पक्ष में कोई राय दी जाए। आपको लगता है कि इस तरीके से मतलब गलत तरीके से एक्सरसाइज नहीं होता? सरकार आपसे कोई अपेक्षा रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन महाधिवक्ता के जो पर्सनैलिटी है, जो व्यक्तित्व है, आप प्रभावित ना होइए। आप प्रभावित अगर होइए तो सिर्फ संविधान से होइए, वही महाधिवक्ता की गीता है। आपके पास कोई भी समस्या हो, संविधान देखिए, उससे आप गाइडलाइन से वो आगे बढ़ जाइए। तो क्या आपको लगता है कितना स्वतंत्र जो है महाधिवक्ता संवैधानिक पद पर रहते हुए रह लेता है, स्टेट महाधिवक्ता? नहीं ना, जो महाधिवक्ता पहले हुए हैं, स्वर्गीय कन्हैयालाल मिश्रा हुए हैं, कई लोग हुए हैं, उन्होंने संविधान की गरिमा रखी है। और सरकारें तो आती हैं जाती हैं, महाधिवक्ता भी आते जाते हैं, लेकिन उन्होंने जो राय दिया है, जो बात दिया है, वो कानूनी राय दिया है, और जो संविधान में उनको समझ में आया। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आज जो है देखा ये जाता है कि कोई न्यायिक जिम्मेदारी नहीं है, कोई जिम्मेदार नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कोर्ट ने सजा दे दिया, फिर ऊपर की कोर्ट ने बरी कर दिया, फिर ऊपर की कोर्ट ने दिया तो और ऊपर की कोर्ट ने बरी कर दिया। इस बीच जो किसी का मानसिक शोषण होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ऐसा है, भारत की न्याय व्यवस्था ज्यादातर अंग्रेजी ब्रिटिश राज की न्याय व्यवस्था से प्रभावित है। वही है। अच्छा, यहाँ पर 3 टायर का सिस्टम है। उस टायर में पहला ट्रायल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, यस सर, जिला अदालतें। जी। उस अदालतों का मजिस्ट्रेट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट जज तक बिल्कुल एक टायर पे ये हुआ। वहाँ पर ट्रायल होता है, वहाँ पर गवाह होता है, उसके सामने बयान होता है और फैसला। बिल्कुल। इसकी अपील का ट्रायल हाई कोर्ट, यस। उसमें सिविल आता है, क्रिमिनल आता है, जी। सेकंड टायर। बिल्कुल। थर्ड टायर सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मुकदमा देखा जाता है तो उनका जो शीशा है, माइक्रोस्कोप है, वो बड़ा है। वो बैक्टीरिया कीटाणु बड़े लंबे शीशे से देखते हैं, तो उनको ज़्यादा वो करते हैं। लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो फैसला हाई कोर्ट करे वो सुप्रीम कोर्ट उलट दे, और जो जिला न्यायालय करे वो हाई कोर्ट उलट दे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, उलटने की बात नहीं है, क्योंकि वो पलटने का मतलब कि कोई न कहीं कमी रह गई है। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि पता लगा कि अदालत, जिला अदालत ने उसको सजा दे दी और हाई कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, और इस बीच वो 15 साल जेल में रह गया या 15 साल हिरासत में रह गया, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके हकों का नुकसान हुआ, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये आपने कहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब, अगर देर हो जाए तो गरीब उसी लिए जो आपने पहला प्रश्न पूछा, उसी लिए जो एक ट्राइब्यूनल का गठन हुआ है, वो जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई की समस्या को ठीक कर। ये तो शिक्षा प्राधिकरण पर हो गया सर। आज जिस तरीके से गरीबों के लिए स्वास्थ्य महंगा हो गया है, दवा नहीं करा सकता, शिक्षा महंगी हो गई है कि वो अच्छे स्कूल में पढ़ाई नहीं कर सकता, उसी तरीके से देखा जा रहा है कि न्याय भी उसके लिए महंगा हो गया, वो न्याय नहीं पाता है। ये बात सही है। क्या वजह है उसका? यही चीज़, ये अदालतों की कमी नंबर 1, और मुकदमों के दायरों की बाढ़। तीसरा, फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए कानून बनाने में। हर असेंबली में, हर पार्लियामेंट में कम से कम 50 कानून हर साल नए हो जाते हैं। बनते हैं। अरे कानून कम करना चाहिए। तो कानून की फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए। बहुत सही जी। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, ये जो केस इतने लंबे लंबे चलते हैं, मैंने देखा कि 1980 के जो क्रिमिनल केस थे, उनका जो है आज हाई कोर्ट में, ये बड़ी भारी दुर्भाग्यपूर्ण वजह क्या है? वजह है उसका 3 कारण। एक तो हमारा सबसे बड़ी कमी ये है कि जैसे उत्तर प्रदेश में 135 या 138 या 130 भारतवर्ष की जनता का 130 है। 130 करोड़। और अगर उत्तर प्रदेश में 25 करोड़ हैं जी, तो उस अनुपात से जज हमारे बहुत कम है। जजों की संख्या कम।
और उस अनुपात में कम से कम 500 हाई कोर्ट जज, 500 हाई कोर्ट, हाँ, तब हो सकता। अब जैसे व्हाई नॉट लोअर कोर्ट सर? इलाहाबाद में औसतन हमारे ख्याल से हाई कोर्ट तो संविधान में लिखा है कि एक राज्य में एक ही होगा, औसतन 2-3 मर्डर पर डे। तो अगर 3 मर्डर है तो 365 में 1100 मर्डर हो गए जी, तो 1100 केस तो हो चुके हैं। खाली मर्डर के, और मारपीट झगड़ा लड़ाई ये अलग तो चीज है। कितने जज होंगे? एडिशनल जज लेवल की मुश्किल से 6 हो यार। तो सर ये सुझाव आप लोग महाधिवक्ता जैसे पोस्ट पर रह के सरकार को दे सकते थे कि कोर्ट बढ़ाई जाए, जगह बढ़ाई जाए, आखिर क्या वजह? सरकार सर प्रोविंशियल जज तो बढ़ाए जा सकते हैं। सरकार की भी सीमाएं हैं। सरकार देखती है कि आज अस्पताल ज्यादा चाहिए कि अदालतें, डॉक्टर ज्यादा चाहिए कि मजिस्ट्रेट, तो सरकार भी संतुलित करती है और उस हिसाब से उसी लिए वैकल्पिक न्याय की एक व्यवस्था आई, ट्रिब्यूनल। हाँ, तो इसको हर जगह कर लेना चाहिए। नहीं, ट्रिब्यूनल ही नहीं, हाँ, ट्रिब्यूनल आर्बिट्रेशन, बैठ करके बात करिए। और लोक अदालत, सर मैं इस पर भी बात करना चाहूंगा कि लोक अदालत का भी अधिवक्ताओं ने विरोध किया है कि लोक अदालत नहीं लगनी चाहिए। इनको लगता है कि लोक अदालत में लोक अदालत अच्छा है, हाँ, लेकिन लोक अदालत में जो लोक संबंधी विषय हैं उनका निस्तारण अच्छा होता है। उसमें इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कोई मानने को तैयार नहीं, तो कैसे लोक अदालत होगी? तो लोक अदालत की इफेक्टिवनेस या उसकी यूजफुलनेस सामाजिक स्तर में कम है, इसलिए लोक अदालत। अच्छा सर, आपको क्या लगता है किसी केस में, आप तो अधिवक्ता हैं, किसी केस में नहीं लगता कि पुलिस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और पुलिस को जो है अपने संविधान ने बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया है, जिसकी वजह से जांच बहुत दिनों बाद होती है? ना, भारतवर्ष में जो पुलिस एक्ट है आज भी 1896 का, तो वो पुराना हो गया ना, आजादी के पहले का। अभी कुछ दिन तक जेल में अगर आप टोपी लगा लीजिए तो जुर्माना होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने बनाया था। अगर पूछा जाए तो जेल की सुधार और पुलिस एक्ट को पूरा एक नया सृजन होना चाहिए, मतलब समाप्त कर देना चाहिए। इनको असीमित अधिकार जो दिया गया वो खत्म होना चाहिए। नहीं, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है कि पुलिस को सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित कर रहा है तो नेता नगरी। अगर आज मर्डर होता है आज, तो कप्तान का टेलीफोन के पहले 4 नेता लोग कप्तान को फोन करते हैं, दरोगा को फोन करते हैं, तो पुलिस स्वतंत्र काम तो कर ही नहीं पाती। बात है कि नहीं? तो ये अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो नहीं, अगर पुलिस को 3 विभागों में कर दें, एक पुलिस ऐसी हो जो सिर्फ मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन करे, वो दरोगा जी नहीं होंगे, वो इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस हो जाएगी अलग से। उसको कोई मतलब ही नहीं, उसको कोई जान भी ना पाए, सब इंस्पेक्टर हो चाहे जो रख दीजिए, उनसे कोई। और एक पुलिस जो हम जिसको देखते हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी देती है, वो दूसरी पुलिस होती है। इस तरह पुलिस में भी विभागीकरण और उसका डिसेंट्रलाइजेशन करना। हम देखते अब जैसे आपको उदाहरण देखिए जी, मैं तो पुलिस कमिश्नर को बनाने को और पावर दीजिए। जैसे बंदूक का लाइसेंस आपको लेना है, तो बंदूक के लाइसेंस में उसी को लाइसेंस देता है, कानून कहता है, जिसकी छवि अच्छी हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, ठीक है। तो पुलिस का हेड जिला में कौन है? कप्तान, एसएसपी। कप्तान ने उसकी इंक्वायरी कर ली और देख लिया इनकी छवि इनको लाइसेंस देने के पात्र हैं, कलेक्टर ने नहीं दिया, तो गलत है। तो वो पावर किसको मिलना चाहिए? कप्तान को। इसी ये पुलिस कमिश्नर है। अंग्रेजों ने इसको इसलिए चेक एंड बैलेंस किया था कि पुलिस बिना बेलगाम ना हो जाए, लेकिन अंग्रेज तो चले गए सन 47 के बाद 50 में, और उसके बाद भी अभी कानून नहीं गया। इसीलिए बड़े बड़े देशों में, शहरों में, जैसे बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर हो गया। यहाँ भी पुलिस कमिश्नर का एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ, लेकिन अभी ये बहुत इन्फेंसी स्टेज पे है। तो पुलिस को अगर पुलिस को डिपॉलिटिकलाइजेशन कर दीजिए, डिपॉलिटाइजेशन, पुलिस का आप राजनीतिकरण से अराजनीति करिए। अंग्रेजी में कहा जाए
पुलिस शुड बी इंसुलेटेड, रबराइज्ड फ्रॉम द पॉलिटिशियंस। तो सर आप देखिए, हाँ आप अगर इलाहाबाद में रहते हो जी सर, तो पिछले 2 साल में 4 कप्तान बदल गए। 4 कप्तान अगर बदल गए तो एक कप्तान का टेन्योर 6 महीना भी नहीं, बिल्कुल 4 महीना। अच्छा, 4 महीना एक कप्तान इलाहाबाद में 49 थाने, 40 थाने, तो 40 थाने, तो 40 में 20 थाने का नाम नहीं गिना पाएगा। जरूर जरूर सर। अच्छा सर 10 थानों की ज्योग्राफी नहीं बता पाएगा। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। इसलिए पुलिस को तो बहुत ही सेंसिटिविटी से उसको उसकी ड्यूटीज, उसके कार्यकलाप को गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। लेकिन लगता है कि जो है वो राजनीतिक वजह से जो है सही नहीं हो पा रहा है। देखिए, राजनीति का भी एक दायरा होता है। मैं सर राजनीति पर आपसे बात करूंगा। अधिवक्ताओं से संबंधित एक मेरा सवाल और है। आज देखा यह जाता है, कभी कभी आरोप भी लगता है, चाहे हाई कोर्ट हो कहीं हो, गैर अधिवक्ता जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, या अधिवक्ता हैं तो अधिवक्ता ना हो बन के या वकालत ना करके और तमाम चीज़ें करते हैं। तो ये ऐसा नहीं होता कि वकालत को बदनाम करने वाली बात है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई अच्छा डॉक्टर है वो अच्छा गाना गा सकता है, कोई अच्छा डॉक्टर है वो सामाजिक सेवा भी कर सकती है। तो कोई इसका कंपार्टमेंटलाइजेशन जिसको बोला जाए, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी के पास समय है तो कई काम कर सकता है। मैं जमींदारी भी कर, मैं देखिए प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम कर सकता है। ये मैंने वकालत किया, नेतागिरी किया, पार्लियामेंट में किया, एडवोकेट जनरल हुए, कई काम कर सकते हैं। सर मैं राजनीति पर बात करता हूँ, क्योंकि आप नेता भी रहे हैं और नेता और पब्लिक में बड़ा अच्छा जो है संबंध। सर आप एक बात बताइए कि क्या वजह रही बहुजन समाज पार्टी ने आपको हमीरपुर से टिकट नहीं दिया दोबारा? हमने सुना कि मोदी जी का तारीफ आप बहुत करते थे। हम जब पहली बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए जी, तो मायावती जी ने हमको टिकट दिया जी। और मायावती जी का टिकट लेने का प्रमुख कारण था, जब मैंने फैसला किया तब तक और पार्टियां, जो बड़ी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी, उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार करके कन्विंसिंग की कारोबार शुरू कर ऑलमोस्ट कर दिया था। मायावती का कैंडिडेट हमारे बुंदेलखंड, जहाँ से हम इलेक्शन लड़े, कोई घोषित नहीं हुआ था जी। तो मायावती का मैंने टिकट मांगा। हमने एक आध बार कोई काम किया था, काशीराम का केस हो गया था, वो थोड़ा बहुत हमारे वकालत के रूप से जानती थी, उन्होंने टिकट दे दिया। लेकिन पार्टी जो है, जब मैं उसके अंदर गया तो जो मैं सोच करके विचारधारा से पब्लिक सर्विस के लिए या सेवा के लिए जाता, वो नहीं पाया। तो हमारे पास कोई और विकल्प ही नहीं था, अपनी विचारधारा को कॉम्प्रोमाइज न किया। इससे मेरे उनसे डिफरेंसेस हुए, तो बाद में तो बाय बाय करना ही पड़ा। अच्छा सर एक बात बताइए, आप फिर उसके बाद सपा में शामिल हो गए। बीजेपी से भी आप 2014 में प्रयास किए थे, टिकट नहीं मिला क्या? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 10 साल में कांग्रेस का इतिहास था, जी जी, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। पहले 10 साल माने जब मनमोहन सिंह फर्स्ट और मनमोहन सिंह सेकेंड, फेज 1 फेज 2, यस सर। और उस समय पूरी तरह से घोटालों का राज चल रहा था। लेकिन आज एक भी जो है वो कन्विंस नहीं हो पाया, कन्विंस नहीं हो पाया। तो उसका नतीजा हुआ कि मनमोहन कांग्रेस पार्टी सही रूप से और सही कारणों से नीचे चली गई। सर एक बात बताइए, चलिए आप इस पर बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं जानकारी ले लूं। मनरेगा कांग्रेस की देन, उसी जमाने की, और राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, ये सारे जो राइट्स दिए कांग्रेस ने, उन्हीं मनमोहन सिंह फर्स्ट और मनमोहन सिंह सेकेंड में ही दिया गया। नहीं देखिए, ये सोशल वर्क नहीं थे? बहुत अच्छा। जैसे इंडियन पेनल कोड में लिखा है कि जो चोरी करेगा उसको दंड होगा। तो दोनों चीजें हैं। लेकिन एक चीज कानून देना, अधिकार देना है, लेकिन उसका पालन कराना सही चीज है। तो राइट तो मिल गया आपको, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। ये हम राइट टू एजुकेशन जो हुआ, अगर पूछा जाए तो कांग्रेस का बहुत भारी लैंडमार्क है।
इसको कोई भी जनता कमजोर नहीं कह रही थी। मनरेगा लेकिन मैं उसी में आता हूँ, पहले आप आ जाइए जो सर जो मैंने अभी आपको बताया, राइट टू हैं? हाँ, तो अगर लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा। जैसे मनरेगा की बात थी, मनरेगा को सुप्रीम कोर्ट से ने मोहर किया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मनरेगा को तोड़ ही नहीं सकते। मनरेगा में क्या था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ये है कि आप सरकारी, आप मजदूर हैं और किसी कंपनी में उसको आपको सवेरे हाजिरी होती है, बोनस मिलता है, लेकिन घर में आपके जो किसान का जो मदद करता खेती के बाद फिर कोई काम नहीं, जिसको एग्रीकल्चर लेबर करते, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मनरेगा ने उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की और उनकी न्यूनतम मूल्य देना की मूल 100 दिन का गारंटी रोजगार की। लेकिन वो जब न्यूनतम का उसका वितरण हुआ तो या तो उसको सरकारी प्रणाली से करते, तो सरकारी प्रणाली में आप जानते हैं लेट राजीव गांधी ने कहा था कि 1 रुपया चलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते 4 आना पहुंचता है, 12 नहीं पहुंचता। ये तो बहुत पुरानी बात है, इसको कब पुरानी तक बात लेकर ढोया जाएगा? पुरानी बात हुई 150 साल नहीं हुई, जब वो प्रधानमंत्री थे तभी उन्होंने कहा था। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब जिस काम से सरकारी तंत्र जाता है उसमें खर्चे बहुत होते हैं। तो मनरेगा को एक स्वतः बनाया गया, तो जब प्रधान के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो उसमें भी गड़बड़ी कुछ पाई गई। अरे तो सर हाँ। तब फिर भारत सरकार ने एक राज बना दिया कि डायरेक्ट अब अकाउंट में पैसे, अकाउंट, तो मनरेगा में एकदम चमक आ गई। बिल्कुल। और किसान या लेबर जो अनऑर्गेनाइज था, जो भूखा रहता था, उसके पेट में खाना आने लगा। तो मनरेगा की स्कीम तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीम है। जैसा कि आप देख रहे थे, अभी हमारी बात हो रही है पूर्व महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह जी से। वक्त है एक ब्रेक का। कॉफी मंगाओ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, आप एक चीज बताइए, आज ये देखा जा रहा है कि लोगों में एक डर है, आखिर ये किस चीज़ का डर है? क्या सरकार आज डराने का काम कर रही है? क्या ये स्वतंत्र लोकतंत्र के लिए जो है एक अच्छी चीज़ है? नहीं, डर तो सिर्फ ये पेपर टाइगर जिसको बोलते हैं, डर क्रिएट किया, किसी में कोई डर नहीं। अच्छा सर, देखिए अभी कल ही अखिलेश यादव जी जो मुख्यमंत्री थे, तो बड़े प्रचलित, तो बड़े यूथ लीडर थे, पत्रकार से ने मुसीबत कर दिया उनको। कौन डरा? डर तो यहाँ खत्म हो गया, बल्कि डर सत्ता पक्ष से, विपक्ष से कौन डरता है? सत्ता पक्ष से डर की बात मैं कर रहा हूँ। सत्ता पक्ष से जो है डर, कोई डर नहीं। ये डर जो है, देखिए ये डर इसको बोला जाएगा, अंग्रेजी में बोलते हैं स्मोक स्क्रीन। ये एक राजनीतिक परिभाषा हो रही है भारत के प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए। ये कौन कर रहा है? यही प्रधानमंत्री यहाँ आए थे कुंभ में, सबके सामने करोड़ों की भीड़ में पैर धोए थे कि नहीं धोए थे? कौन डरा? कौन ऐसा पत्रकार है जो प्रधानमंत्री को चैलेंज नहीं कर रहा? और कौन ऐसा पत्रकार है जिसको, तो हम लोग जेल भी जा रहे हैं। नहीं तो जेल जा रहे हैं तो वो गलती, अगर आप काली स्याही डालेंगे उन पे आम आदमी के प्रेसिडेंट को, तो जेल तो आपको जाना पड़ेगा। आप ये बताइए कौन आदमी है जो निर्दोष होकर के जेल गया है? और खासकर राजनीति, आज केंद्रीय एजेंसियों का आपको नहीं लगता दुरुपयोग हो रहा है? नहीं, बिल्कुल विपक्ष के नेता के लिए भेज देते हैं। अगर आप राजनीतिक नेता हैं, अगर कोई मुख्यमंत्री है केरल में और उनके प्राइवेट सेक्रेटरी सोना गोल्ड की स्मगलिंग में पकड़ा जाता है, तो क्या गलती है इसमें भैया? इंक्वायरी तो हो रही है। लोग कहते हैं ईडी लगा दी, तो ईडी आपको फांसी तो हमेशा विपक्ष के नेताओं पर ही लगाए जाते हैं। विपक्ष के नेताओं पर ही लगाए जाते हैं। जिसका सब पे हुआ, भाजपा वालों को भी हुआ। मैं यही जानना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी, उनसे क्वेश्चन हुआ। तो देखिए कानून के ऊपर कोई है नहीं। या आपको लगता है कि कानून एक तरफा चल रहा? कानून कभी एक तरफा चलते नहीं। अच्छा सर, एक चीज और बताइए, सरकारें वायदा करती हैं, या जो पार्टियां होती हैं वायदा करती हैं, गांव का विकास करेंगे हम, शायद हम
हाँ। दे दो भैया। अरे हाँ, हम गांव का विकास करेंगे, शहर का विकास करेंगे, लेकिन विकास सब जो कोई मुद्दा नहीं रह जाता देखिए, है, क्या वजह रही? मालवीय जी, मैं इलाहाबाद में 50 साल से ज़्यादा हूँ। जी। मेरा पूरा एजुकेशन हम्म, 99% इलाहाबाद में मिल रहा है। हम्म, अगर 30 साल बाद कोई इलाहाबाद आए तो सड़क पहचान नहीं सकता। हम्म, पूरी इलाहाबाद बदल गया कि नहीं बदल गया? बदला है, जरूर बदला है। जरूर नहीं बदल गया, एकदम पूरा मेटामॉर्फोसिस जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, पूरा नया हो गया। आप देखिए कितनी सड़कें देखिए। आप इस समय, एक जमाना था जब मैं स्टूडेंट था तो साइकिल से चौक में नहीं जा पाता था, आप कार से चले जाइए। आप, एक टाइम था छोटा सा रेलवे स्टेशन था, छोटा सा प्लेटफॉर्म था, छोटा सा पोर्टिको था। अब आप देखिए। तो इसका मतलब किसने विकास किया? जी, जो राज सत्ताएं आई उन्होंने किया। तब क्यों जो है ये आरोप लगाया जाता 70 सालों से कुछ आप नहीं चले हुआ? जाइए। अभी मैं गया था बनारस। आप बनारस में घाट बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन इतना भव्य है, आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। वहाँ सफाई हुई तो लोगों ने क्या किया कि वहाँ के मंदिरों के ऊपर प्राइवेट घर बना दिए, उसमें बाथरूम बने थे। और जो वो घर हटाए गए तो पूरे मंदिर निकल आए, हमने खुद देखा। अच्छा सर, एक राजनेता के रूप में आप बताइए। तो पूरे भारत का एक नया स्वरूप अगर कोई लाया है तो जो इस समय सरकार वो है, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप बताइए, अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी आप लड़ेंगे मुझे क्या? ये बताइए, लखनऊ से कभी आप कल्पना कर सकते थे कि सवेरे चाय पी के जाइए और दोपहर में लंच का खाना बाई कार पहुंच जाएंगे? ये तो हर सरकारों की देन रही ना। ये विकास कोई एक सरकार ने नहीं किया, मैं बता रहा हूँ, या 24 घंटे में नहीं हुआ। मैं बता रहा हूँ, जी सर। सन 60 से सन 80 तक शेरशाह सूरी की बनाई हुई जीटी रोड सिर्फ 12 फीट चौड़ी थी। क्या सीमेंट नहीं था? क्या मजदूर नहीं थे? क्या चौड़ीकरण नहीं हो सकता था? लेकिन नहीं किया आपने। अच्छा सर, एक चीज और बताइए। आइए चाय पीते हाँ, रहिए। पी रहा हूँ। हाँ सर, आप एक चीज और बताइए। हाँ आप नेता भी रहे हैं, हाँ आपने हर दौर देखा है। अरे हाँ। आप सांसद, तो सर ये गठबंधन की राजनीति जो आज चल रही है, हाँ। ये कितना लंबा चल सकती है? गठबंधन की राजनीति पूरे वर्ल्ड में हुई डेमोक्रेसी में। जब कभी भी प्रजातंत्र में एक ग्रुप पूरी तरह से मेजॉरिटी नहीं आए तो गठबंधन कोई गलत नहीं है, लेकिन गठबंधन हरियाणा की तरह आय राम और गया राम ना होना चाहिए। गठबंधन हॉर्सेस का सेल और परचेज नहीं होना चाहिए। ये तो जब सरकारें जाती तही होता है। मध्य प्रदेश में आपने देखा, कर्नाटक में आपने देखा। प्रजातंत्र के जब बाल्यावस्था में प्रजातंत्र होता है, प्रजातंत्र थोड़ा थोड़ा जब हो रहा है, हमारा प्रजातंत्र की जिंदगी 70 साल, अमेरिका 250-300 साल, इंग्लैंड 400 साल, तो फर्क तो होगा। तो भी हमारा आज के दिन 2021 में जितनी प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, इस समय 204 देश हैं जहां प्रजातंत्र है। अच्छा सर, आपकी पुरानी पार्टी बसपा का आप क्या भविष्य देखते हैं? बसपा का भविष्य तो कब तक हम धीरे धीरे धरातल में जा रहा है। सर, इसलिए जा रहा है कि बसपा जिस कार से आई थी उसने अपना एजेंडा छोड़ दिया। बसपा ने, बीएसपी ने एक आवाज लगाई थी कि गरीब, पिछड़े, दलित, जो पिछले पंक्ति में लोग खड़े हैं, उनके एक मसीहा बन के उतरे थे, जिसकी कल्पना या पर अम्बेडकर ने की थी, डॉक्टर साहब ने, और उसको आगे बढ़ा करके धीरे धीरे काशीराम जी ने आया था जी। लेकिन वो कल्पना और वो जो जिसमें बसपा का सृजन हुआ था, वो हट गया। तो आपको क्या लगता है वर्तमान में बसपा वो चीज़ नहीं कर पाएगी? बसपा के डूबने का सिर्फ टाइम फैक्टर है, ये नहीं रहता, दोबारा रिन्यू नहीं कर पाएंगे, कोई असंभव। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं आजकल, और ये कहते हैं कि गांव की सरकार बनाने वाली बात है और पंचायत में जो सबको हक मिलता है। पंचायत चुनाव पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको क्या लगता है कि सरकार को जिस दिन पंचायत का टर्म खत्म हुआ, उसके 6 महीने पहले चुनाव करवा लेने चाहिए थे? कोरोना का बहाना दे करके नहीं करवाए, जबकि राज्यों में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए। पहले आप समझिए जी, पंचायत राज की परिकल्पना संवैधानिक है। जी, जो ओथ
का जो जुमला है, हम्म, वो ओथ जो प्रधान लेता है, जी वही ओथ भारत का प्रधानमंत्री लेता है। जी। प्रजातंत्र का पहले ही सीढ़ी, प्रजातंत्र की नींव का पहला पत्थर पंचायत राज को। अगर पंचायत राज पावरफुल हो जाए तो 80% प्रजातंत्र की जो परेशानी हो रही दूर। क्या पावर और मिलनी चाहिए? उसमें जनता को पावर दीजिए। प्रजातंत्र को कंट्रोल एसडीएम नहीं करेगा। पहले एसडीएम प्रधान जी को सस्पेंड कर सकता था, नहीं कर सकता। अब तो अविश्वास आता है। इसीलिए प्रजातंत्र अगर मजबूत हो जाए, जैसे गांव का विकास है, तो गांव के विकास की जिम्मेदारी प्रधान की होगी, डेवलपमेंट अफसर की नहीं। तो निगरानी करने के लिए तो कोई होना चाहिए ना। निगरानी करते ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई थी और राजा होगी। कौन सा है जो कलेक्टर साहब निगरानी करते हैं? अब जब तो यही है। सुन लीजिए, बड़ी बढ़िया चीज आपने बताई। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, 2009 की बात है जी, तो मैंने लेटर लिख के भेजा, क्योंकि मैं 3 जिले को रिप्रेजेंट कर रहा था। हमीरपुर था, महोबा था और बांदा का एक हिस्सा था। मैंने तीनों डीएम को लिख के भेजा, मेरे पास चिट्ठी है, कि अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का प्रधान आपके पास जाता है तो आप उठ करके उसका स्वागत करेंगे और उसको बैठा के सबसे पहले एक गिलास पानी ऑफर करेंगे। उसको बाकायदे कुर्सी में आपने सामने बैठाएंगे, उसकी बात और उसकी समस्याओं को विस्तारण करते हुए उसके आत्मविश्वास और उसकी रिस्पेक्ट की आप रक्षा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप ये नहीं करते हैं तो संविधान की अवहेलना करते हैं, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो मुझे अभी याद है, एक मेरे गांव के बगल में गांव बेंदो है, वहाँ का प्रधान रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में बसोड़ था, झाड़ू लगाने वाला। उसका अभी तक मुझे नाम है गुल हजारी। गुल हजारी जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोबा में उस समय पंत जी थे, गए तो पंत जी ने हमको टेलीफोन किया कि सांसद जी आपके प्रधान गुल हजारी आए हुए हैं। मैंने उनको एक गिलास पानी दिया और मेरे सामने कुर्सी में बैठे। उन्होंने आपको सूचित किया? प्रधान को वो रोज उसको या तो ब्लॉक जाना पड़ता है, या जिला मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता है, या एसडीएम के पास जाना पड़ता है। और आप देते हैं 500 रुपया उसका अलाउंस, 500 रुपये में कैसे जा सकता है? और अगर उसको जिला हेडक्वार्टर में रहना हो तो कहाँ रहे? धर्मशाला में रहे या कुआं के दीवार के बगल में लेटे? तो हमने कहा प्रधान के लिए भी प्रधान का एक क्लब बनना चाहिए, जैसे पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउसेस हैं, और उसकी सुनना हो और प्रधान का अलाउंस बढ़ाइए। भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने सुना, आजकल प्रधान की भत्ता शायद 3000 और 4000 हो गया। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, आप 2009 में सांसद रहे। हाँ। 2014 में आपने चुनाव लड़े थे सर? ना, कंफ्यूज, हाँ, नहीं लड़े थे। मैं पार्लियामेंट फिर आप 2019 जनरल हो गया। हाँ, 2019 में भी आप चुनाव नहीं लड़े थे। नहीं। तो क्या उम्मीद किया जाए 2024 में आप फिर लोकसभा लड़ेंगे? देखिए, लोकसभा लड़ना या ना लड़ना बड़ी भारी बात नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा चैप्टर्स होते हैं। हम लोग जिस उम्र में चल रहे हैं, ये अंतिम चरण की व्यवस्था है। इसमें हम लोग अपना योगदान, समाज सेवा, जरूरी नहीं कि चुनाव लड़के ही दें। मैं श्रीधरन जो चुनाव लड़ रहे हैं उससे मैं बहुत संतुष्ट नहीं हूँ। जो मेट्रो मैन साहब थे, अगर अपने 50 साल के, 60 साल के ऐतिहासिक और जो उन्होंने जीवन जिया है, जो उन्होंने तमिलनाडु से में अपनी योग्यता है, उसको राजनीति में आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। इस तरीके से जज साहब भी राज्यसभा पहुंच के डिस्ट्रॉय कर दिए अपनी, बहुत अच्छा नहीं, अपनी जो है गरिमा। अच्छा सर, आप एक चीज़ बताइए कि हमीरपुर की जनता आपको बहुत मिस कर रही है। समय देते हैं आपको? हम जाते हैं, जितना हमसे हो सकता है। मैं हमीरपुर की जनता। चलिए सर, एक छोटा सवाल और है। जैसे मैं बताऊं जी, छाप दीजिएगा ठीक से। हाँ श्योर सर। मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। हमीरपुर में, राठ में, महोबा हेडक्वार्टर में अगर जाएं तो अस्पताल में कोई लेडी डॉक्टर
एनेस्थीसिस्ट नहीं थी, तो अगर बच्चे के डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन हो तो उसको झांसी भेजना पड़ता था। कोई बेहोश करने वाला डॉक्टर नहीं था, जिसको बोलते हैं सिजेरियन ऑपरेशन की व्यवस्था बिल्कुल नहीं थी। और छोटे छोटे से काम में 50-50 किलोमीटर तक कोई सरकारी अस्पताल नहीं था जहां एक्सरे हो सके। पार्लियामेंट में डिबेट हुआ और हमने कहा कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स बुंदेलखंड में खोला जाए। बुंदेलखंड में हमीरपुर, झांसी, इन इतने बड़े में कोई है ही नहीं। बादा, चित्रकूट। गुलाम नबी आज़ाद मंत्री थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पर ज़मीन नहीं मिल पा रही है। मैंने पूछा कितना ज़मीन चाहिए, उन्होंने कहा कम से कम 250 एकड़। मैंने कहा मेरी और मेरे रिश्तेदार भाई बहन की मिलाकर के 350 एकड़ ज़मीन है। आज मैं 1 रुपया में 350 एकड़ ज़मीन देने को तैयार हूँ। ये मेरा फ्लोर में वचन है और मैंने उसे एफिडेविट दिया, आप एम्स खोल दीजिए। लेकिन ये एम्स नहीं खोले और डर के मारे रायबरेली में व्यवस्था है कि रायबरेली से मैडम थी। अल्टीमेटली वही एम्स जब गवर्नमेंट पलट गई, मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट खत्म हो गई, तो गोरखपुर जा करके हुआ। और इस समय अगर गोरखपुर के पास जाएं तो सबसे बड़ी ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो गया। बिल्कुल। तो सर मैं यही जानना चाह रहा था कि आप राजनीति में क्या बदलाव देख रहे हैं। आप तो केंद्र की राजनीति किए हैं, लेकिन मैं अगर प्रदेश की राजनीति की बात करूं तो 2022 में आपको क्या राजनीति में पहले जो पार्टी और इंडिविजुअल आस्था थी और राजनीति का स्लोगन विकास आ गया। अब जनता भी चाह रही है कि जो विकास करेगा वो वोट पाएगा। विकास मुद्दा हो जाता है तब तो जात मुद्दा आ जाता है, क्षेत्रीय मुद्दा आ जाता है। जनता अपना फैसला 5 साल में एक बार दिखाती है और जनता बदल देती है। तो क्या लगता है कि 2022 में जनता अपना फैसला पुराना बदलेगी? आप बिहार में देखिए, जनता ने ऑलमोस्ट बदल ही दिया था क्योंकि बिहार में विकास नहीं हुआ था। तो अगर जो विकास नहीं करेगा उसका विनाश तो होगा। तो यूपी में आप क्या देखते हैं? यूपी में आप क्या देखते हैं? देखिए, राजनीति में एक अंग्रेजी में कहावत है कि 1 हफ्ता भी बहुत ज्यादा होता है। और यूपी में पॉलिटिक्स यहाँ की इंडस्ट्री है। पॉलिटिक्स यहाँ का व्यापार है। यानी आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो है घायल हुई और राजनीति वहाँ बदल गई? ना, नहीं। देखिए, ये तो जरूर है कि जो तात्कालिक की बात कर रहा हूँ, जो ममता जी को जो चोट लगी है वो चोट फर्जी नहीं। मैं फर्जी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उससे सहानुभूति उनको मिली। सहानुभूति तो सबसे होगी भाई। अगर तो आदमी देश के लिए काम करेगा, प्रदेश के लिए काम करेगा, और उसके लिए तो जनता। चलिए सर, मेरा अंतिम सवाल, आप प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रदेश की जनता को मैं ये देखना चाहूँ कि जाति और दलगत के ऊपर बढ़ करके विकास की राजनीति करिए, और जो देश में विकास की राजनीति करेगा उसको आप अपना विश्वास दीजिए। इसमें कोई ना कोई पार्टी ना कुछ है, विकास की पार्टी होनी चाहिए जो आपका डेवलपमेंट कर सके, जो आपको रोजगार दे सके, जो आपकी महंगाई घटा सके, जो आपकी समस्याओं को निस्तारण कर सके, उसी व्यवस्था में दीजिए। सर, आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ अभी जो है पूर्व महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह जी थे। आपने कहा कि शिक्षा प्राधिकरण या कोई भी हो, जो भी ट्रिब्यूनल का गठन होता है उसमें स्पेशलाइजेशन होता है और न्याय जल्दी मिलने की उम्मीद होती है। आपने ये भी कहा कि राजनीति में हमेशा बदलाव होता रहता है और जनता विकास के नाम पर वोट देती है, और जो विकास करे उसको ही चुनना चाहिए। आगे अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में कुछ स्पष्ट बात तो नहीं बताई है, लेकिन आगे देखे होता है क्या। आप दीजिए मनोज तिवारी को इजाजत। देखते रहिए मनोज तिवारी का।